ठीक है जी। तो ये कंकरेंट यूजर्स होते हैं। तो उसमें फिर क्या होगा कि वो एक ही डाटा को एक ही वक्त पे एक्सेस कर रहे होंगे। हमने अब देखना है कि हमने उसको किस तरह से जो है उसको कैसे जो है वो प्रोसेस करना है। अच्छा, उसके बाद जो एडिशनल हो सकती है कि उसमें क्या है कि प्रोटेक्शन है। आप डाटा की डेटाबेस की प्रोटेक्शन है, और कि कोई अनऑथराइज यूजर जो है वो उसको एक्सेस ना कर सके। एक्टिव प्रोसेसिंग टेक इंटरनल एक्शन ऑन डाटा, प्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन ऑफ डाटा, मेंटेनेंस ऑफ डाटा एंड डेटाबेस एंड एसोसिएटेड प्रोग्राम ओवर द लाइफ टाइम ऑफ डेटाबेस। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जाहिर बात है कि जो भी आपने अपना एक डेटाबेस सिस्टम पूरा बनाया है, तो वो चंद सालों के लिए नहीं होता। वो 10 साल 20 साल इस तरह से प्लान करके उसको बनाया जाता है। अब जिन कंपनीज ने डेटाबेस सिस्टम यूज़ करना शुरू किए हैं, वो फिर ये नहीं होता कि वो वापस मैनुअल सिस्टम पे चली जाती हैं। वो फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करती रहती है, वक्त के साथ साथ उसमें कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट जो है वो आती रहती है। तो अब उसमें क्या होता है कि ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, फिर अकॉर्डिंगली उसमें वो भी जो जो उसमें प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, उनको अकॉर्डिंगली अपडेट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, एप्लीकेशन जो प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम डीपीएमएस। एप्लीकेशन प्रोग्राम बेसिकली इनका क्या फंक्शन होता है कि ये जो क्लाइंट साइड है, इसको आप कह सकते हैं कि ये क्लाइंट साइड या क्लाइंट के जो मशीन है उसके ऊपर रन कर रहे होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे आजकल हम देखें, तो उसमें क्या होता है कि ये वेब बेस्ड होते हैं। वेब बेस्ड का मतलब ये है कि अच्छा, इससे इससे पहले जो है वो क्या होता था कि मे बी आप इस चीज़ से फेमिलियर ना हो। लेकिन जो एक टिपिकली एक डेटाबेस जो एक एप्लीकेशन होती थी, उसमें इस तरह से होता था कि विजुअल बेसिक एक एक पॉपुलर लैंग्वेज थी, वो यूज़ होती थी। तो विजुअल बेसिक में क्या होता था कि इसमें आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन यानी कि उसमें ये होगा कि जो आपका डेटाबेस होगा वो तो सर्वर पे होगा, एक कंप्यूटर पे होगा। हर हर कंप्यूटर पे तो फिर आप डेटाबेस को इंस्टॉल नहीं करेंगे। और उसके बाद जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सब पे आप ये जो एप्लीकेशन है ये इंस्टॉल कर देंगे। फिर इस एप्लीकेशन के ज़रिए जो है वो आप अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब जो है वो ये मोस्टली इस तरह से होता है कि वेब बेस होती है। उसमें ये होता है कि जैसे पीएचपी है, तो पीएचपी कुछ इस तरह से काम करती है कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और इसका जो स्क्रिप्ट है इसको हम कहते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो इसमें इसमें क्या होता है कि जब आप जो भी कमांड आप एग्जीक्यूट करते हैं, अ, वो कमांड जो है वो ब्राउज़र के थ्रू वो जाती है सर्वर के पास। जो सर्वर है उस पे जाके फिर एग्जीक्यूट होती है। वहाँ से फिर वो डाटा फैच करती है, और वो वापस जो है वो आपको जो है वो डाटा जो है वो वापस जो ब्राउज़र है उसको सेंड कर देती है। और ब्राउज़र उस डाटा को जो रिप्रेजेंट कर देता है। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको कोई डेस्कटॉप पे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। सिंपली क्या है कि आपके पास इंटरनेट और ब्राउज़र होना चाहिए, तो उसके ज़रिए आप इन एप्लीकेशन को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, तो ये क्या करते हैं कि ये इंटरेक्ट किस तरह से करती हैं। जो एक चीज़ कॉमन है वो क्या है कि क्यूरीज के ज़रिए। अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो या वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो, जो भी हो, तो वो क्यूरीज हम क्रिएट करते हैं। आई थिंक एक मैंने एग्जांपल छोटी सी मैंने आपको शायद बताई थी। मैं ज़रा उसको दोबारा एक दफ़ा जो है वो मैं उसको कह देता हूँ कि उसको हम किस तरह से करते हैं। कि एक एक छोटी सी बिल्कुल मैं आपको मान देता हूँ। ये बेसिकली होगी, इसको हम सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हम इसे कहते हैं सेलेक्ट स्टैरिक। और उसके बाद इसमें फ्रॉम टेबल का आपने नाम देना है। अगर एक टेबल से डेटा लेना है तो उसमें वो ले सकते हैं, एक से ज़्यादा लेना है तो वो ले सकते हैं। और उसके बाद फिर इसमें एक वेयर क्लास होता है, जिसमें कि आपकी कंडीशन जो है वो बता सकते हैं। कंडीशन डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं। आप ये कह सकते हैं कि एज <25, और एंड सिटी इज इक्वल टू लाहौर। तो इस तरह से ये एक क्यूरी है, ये क्यूरी की एग्जाम्पल है। तो अब उसमें इसने क्या करना है कि एक स्टूडेंट के जो टेबल है, ये टेबल का नाम है, स्टूडेंट का टेबल है। वहाँ से इसने डाटा को उसने रिट्रीव करना है। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं, दो कंडीशन है। एक, उनकी एज 25 से कम होनी चाहिए, और दूसरा, उनका सिटी लाहौर होना चाहिए। तो इस तरह से जो सिलेक्टेड डाटा है वो आपको जो है वो मिल जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ क्यूरीज। और ये जो क्यूरी है ये हम अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर देंगे। वहाँ पे हम इसको कोई ऐसा तरीका करेंगे कि ये वहीं पे ये क्यूरी जो है वो
और वहीं पे जनरेट होगी, फिर सर्वर पे जाके एग्जीक्यूट होगी और फिर उसके बाद आपको डाटा जो है वो मिल जाएगा। Transactions that may read some data and update certain values or generate new data and store that in the database. ट्रांजेक्शन एक्चुअली क्या होता है कि ये आप समझ लें कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं। दिस इज नॉट जस्ट अ सिंगल स्टेप, ये एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप होता है। तो ट्रांजेक्शन को हम ये कहते हैं कि ट्रांजेक्शन की सिर्फ दो स्टेट्स होती हैं। ये यहाँ तो ये कमिट हो जाती है, कमिट का मतलब है कि सेव हो जाती है, या फिर ये अबॉर्ट हो जाती है। अबॉर्ट का मतलब ये होता है कि कंप्लीट नहीं हो सकती, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उस स्टेट में वापस चले जाते हैं जहाँ से ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक यूज़र है, तो उसका बैलेंस जो है ना वो 1000 रुपीज़ है। वो एक कमांड देता है कि विड्रॉ करने की, या जिसको आप कहते हैं कि डेबिट की एक कमांड देता है जी 200 होता है। तो अब उसका जो बैलेंस है, न्यू बैलेंस उसका जो है वो क्या हो जाएगा कि 1000 माइनस 200, तो बाकी बचेगा 800 उसका हो जाएगा। अच्छा, अब उसमें क्या हुआ कि अगर तो ये सक्सेसफुल हो गई है तो ये फिर सेव हो जाएगी। उसका मतलब ये है कि उसको उसने जहाँ पे अगर उसने एटीएम से कर रहा है तो उसको पैसे मिल गए हैं, या अगर वो कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा था तो वो जो डेस्टिनेशन अकाउंट है वहाँ पे ट्रांसफर हो गए हैं, तो ये कमिट हो जाएगी। अगर कोई मसला हो जाता है, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फर्ज करें कि ये जो एटीएम मशीन है वो क्या होती है कि वो आउट ऑफ कैश हो जाती है। आउट ऑफ कैश का मतलब ये है कि अब इतने जितना उसने अमाउंट उसने रिक्वायर किया उतना उसके अंदर अमाउंट नहीं है। तो उस सूरत में क्या होगा कि वो ट्रांजेक्शन जो है वो अबाउट हो जाएगी। वो एक मैसेज दे देगा कि ये मशीन इज आउट ऑफ बैलेंस, और साथ ही उस ट्रांजेक्शन को अबाउट कर देगा। उसका मतलब ये होगा कि ये जो बैलेंस उसका कम हुआ है ना, उसमें से 200 कम हुआ है, ये फिर नहीं होगा, और वापस उसका बैलेंस क्या हो जाएगा। अगर हो भी गया है, फर्ज करेंगे अगर उसका बैलेंस जो है वो लेस हो भी गया है, तो उसको रिवर्ट कर दिया जाएगा। ये अब कभी इस तरह से मे बी आप लोगों ने इतनी ज़्यादा एटीएम यूज़ नहीं की, लेकिन अगर आप उसको यूज़ करें तो एटीएम आउट ऑफ कैश हो, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको जो वो बाकायदा एक रिसीप्ट निकलती है, और उसके ऊपर लिखा होता है ट्रांजेक्शन रिवर्स्ड। ट्रांजेक्शन रिवर्स्ड का मतलब ये होता है कि वो किसी वजह से ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुई और वो अबॉर्ट हो गई है, और अबॉर्ट होने के बाद क्या हुआ है कि वो जो बैलेंस था उसने वो जो है जो ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने से पहले बैलेंस था वो उसको उसने रिटेन कर लिया। तो ये एक्चुअली ये पूरा ट्रांजेक्शन का होता है। तो इनके अंदर पूरा एक सिस्टम होता है, ये डीबीएमएस आपको प्रोवाइड करते हैं कि ट्रांजेक्शन को किस तरह से कैरी आउट करना है। ये पूरा वो आपको जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। एक एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में क्या है कि ये एक मिनी वर्ल्ड का मतलब ये होता है कि एक सिनेरियो है जो कि हमने थोड़ा स्केल डाउन किया ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें। तो इसमें एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल है, यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट है। उसमें हमारे पास जो एंटिटीज़ हैं वो क्या है कि स्टूडेंट है, कोर्सेज हैं, सेक्शंस हैं, एकेडमिक्स डिपार्टमेंट्स हैं और इंस्ट्रक्टर्स हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये हमने जाहिर ये पूरा नहीं है, पूरा सिनेरियो नहीं है। जाहिर सी बात है कि इसके अलावा भी एंटिटीज जो है वो हो सकती है। एंटिटीज वो चीज़ होती है उस एनवायरनमेंट के अंदर वो चीज़ें जिसके मतलब आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो स्टूडेंट तो फिजिकल है, लेकिन कोर्सेज तो फिजिकल नहीं होते। सेक्शंस भी आप कह सकते चले फिजिकल होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट्स भी कोई फिजिकल नहीं होते। आप बस एक कह देते हैं ये डिपार्टमेंट है, इसमें ये लोग हैं। तो कुछ चीज़ें लेकिन सब में कॉमन क्या है कि इन सब की कोई ना कोई, इनके मतलब कोई ना कोई डाटा आपके पास जो है वो कोई ना कोई डाटा आपके पास मौजूद है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं कि इनकी आपस में रिलेशनशिप होती है। सेकेंड चीज़ जो इसके अंदर है वो क्या है, रिलेशनशिप है। जैसे क्या है, कुछ जो रिलेशनशिप है हमने वो बताई। सेक्शंस आर ऑफ स्पेसिफिक कोर्सेज, स्टूडेंट टेक्स section. Courses have prerequisite courses. Instructor teach sections. Courses are offered by departments and students major in departments. तो ये उनके दरम्यान में क्या है, ये रिलेशनशिप है। तो इसको हम ये जो एंटिटीज हैं और इनके दरम्यान में जो रिलेशनशिप है, इसको हमें कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंशाल्लाह अगले चैप्टर में जाके इसको हम डिटेल से देखेंगे कि कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल जो है वो क्या होता है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि ये आपके डेटाबेस का जो डिज़ाइन है उसको उसको डिस्क्राइब करता है कि आपके डेटाबेस का डिज़ाइन जो है वो किस तरह से है। उसको हम कह देते हैं कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल कह देते हैं, और आमतौर पे इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं ईआर डायग्राम या यूएमएल जो क्लास मॉडल है उसके जरिए भी इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये उसकी एग्जांपल है। ये देखेंगे, ये टेबल है, ये कोर्स का टेबल है।
इसी तरह से सेक्शन का टेबल है, ये ग्रेड का टेबल है और ये प्री रिक्विजिट का टेबल है। तो हर एक में अगर आप इसमें देखें तो ये जो हर एंटिटी है उसको हम एक टेबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब जो एंटिटी होती है बेसिकली जब कॉन्सेप्चुअल की हम बात करते हैं, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वो एंटिटी होती है, लेकिन जब हम उसको डेटाबेस के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो फिर वो टेबल बन जाता है। और हर टेबल के दो हिस्से होते हैं, इसमें ये कॉलम्स होते हैं, जिस तरह से आप ये देख रहे हैं ये कॉलम्स हैं, और इसके बाद क्या है, ये जो है ये क्या है, ये रोज है, दीज आर रोज। तो अगर आप कॉलम को देखेंगे तो एक कॉलम में एक तरह का डाटा होगा, लेकिन अगर आप रोज को देखेंगे तो उसमें पूरा एक रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड का मतलब है कि एक किसी भी जो इंस्टेंस है, जैसे अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी है तो उसमें आपको पता है कि क्लास जो है वो एक मॉडल होता है या स्ट्रक्चर होता है, डिफाइन करता है, और ऑब्जेक्ट उसका क्या होता है, वो उसका इंस्टेंस होता है। क्लास ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो इसी तरह से ये क्या है कि ये जो रिकॉर्ड है ये इस कोर्स का जो आप कह लें कि जो ये एंटिटी है इसका एक इंस्टेंस है। तो इसमें देखें कोर्स का नाम है, उसका कोड है, उसके क्रेडिट हैं, और वो किस डिपार्टमेंट ने ऑफर किया। तो इस तरह से रो में आप देखेंगे तो पूरा रिकॉर्ड होगा, लेकिन कॉलम में आप देखेंगे तो सिर्फ एक एक फील्ड, या उसको हम क्या कह देते हैं कि वो एंटिटी का एट्रीब्यूट होता है, उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब देखें ये जो भी एंटिटीज हैं इनके एट्रीब्यूट्स हैं वो डिफरेंट है। जैसे सेक्शन है तो सेक्शन आइडेंटिफायर है, सेक्शन नंबर, कोर्स नंबर है, सेमेस्टर है, ईयर है, इंस्ट्रक्टर है, इसी तरह से। तो हर एंटिटी के डिफरेंट जो है और उनको हम एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, तो ये वही चीज़ जो मैंने आपको बता दी थी, तो इसको हम कहते हैं, ये जो आपकी मैंने अभी आपको बताया कि हम इस तरह से एंटिटीज, उनके रिलेशनशिप, और फिर हम उनको टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिलेशन मॉडल कहते हैं। तो ये प्रोफेसर E.F. कोड था, उसने प्रेजेंट की थी, ये तकरीबन बात है अर्ली 1970s की जो बात है, उस तौर पे जो है ये इसने प्रेजेंट किया था। तो इससे पहले जो है वो नेटवर्क मॉडल्स होते थे जिसमें ज़्यादातर जो है वो फाइल बेस्ड डेटाबेस होते थे, और उनके अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज थी, तो इसने उसको बहुत इम्प्रूव किया था। और सिंस देन ये काफ़ी पॉपुलर है, और अभी भी ये जो है ये आप कह लें कि ये जो रिलेशनल डेटाबेस हैं वो यूज़ हो रहे हैं, उनको अभी भी जो है वो यूज़ किया जा रहा है। और जो डेटाबेस जो अप्रोच है उसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सबसे पहले है कि सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम। अ डीबीएमएस कैटलॉग स्टोर द डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर डेटाबेस। उसमें क्या होती है कि डाटा स्ट्रक्चर होता है, टाइप्स होते हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, एंड दिस डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड मेटा डाटा। इसको हम क्या कहते हैं, मेटा डाटा, विच इज डाटा अबाउट डाटा। अब ये क्या होता है कि अगर आप पीछे भी अगर आप देखें तो हमने जो एक देखा था, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास पूरी डेटा डिक्शनरी होती है। ये हमारा डेटाबेस है और ये डेटा डिक्शनरी है। डेटा के डेटाबेस के मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इस डेटा डिक्शनरी के अंदर जो है वो सेव होती है। ये आपका एक्चुअल डाटा, यानी कि जो जैसे अभी हमने रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे, तो वो यहाँ पे है। अगर आप कोर्स की बात करते हैं तो कोर्स का नाम, उसका उसका कोर्स कोड, उसके क्रेडिट आवर्स और उसका जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे सेव है। लेकिन ये कि जो कोर्स नेम है उसकी उसकी डेटा टाइप क्या है, उस पर क्या कंस्ट्रेंट है, कोर्स कोड की क्या डाटा टाइप है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर यहाँ पे ये डेटा डिक्शनरी के अंदर जो है वो सेव है। और ये आपके एक्चुअल जो डाटा है उसका हिस्सा ही होता है, ये अलहदा नहीं होता, ये उसका हिस्सा ही होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं मेटा डाटा। तो उससे क्या होता है कि इसको आप कह सकते हैं कि जो डेटाबेस सिस्टम होता है वो सेल्फ डिस्क्राइबिंग होता है। उसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल किसी जरूरत नहीं होती कि वो बताएगी क्या है, वो खुद ही अपने बारे में जो है वो बता देता है। इंसोलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डाटा। तो इसको इसको हम डिटेल से देखेंगे, और इसको हम कहते हैं प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस। यानी कि जो प्रोग्राम जिसके ज़रिए क्लाइंट या यूज़र जो है वो डेटाबेस को एक्सेस कर रहा होता है, वो जो है वो आप कह लें कि जो डेटाबेस किस तरह से स्टोर्ड है या उसका कंसेप्चुअल मॉडल क्या है उस पर डिपेंड नहीं करते, तो उसको हम कहते हैं प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस। तो अब ये हम कर सकते हैं कि हम डेटाबेस के अंदर चेंज कर लें, उसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कर लें, उससे प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं होगी। अगर हम प्रोग्राम में कोई चेंज कर लें, फॉर्म का डिज़ाइन चेंज कर लें, उसमें कोई नई फील्ड ऐड कर लें, तो उससे डेटाबेस में कोई चेंज नहीं होगी। तो इसको हम कहते हैं प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंट। तो ये हम एक आप कॉन्सेप्ट के जरिए अचीव करते हैं जिसको हम कहते हैं एडीटीज या एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। तो बजाय कि हम स्पेसिफिकली डिटेल करने के, बताने के कि क्या चीज़ है,
हम सिर्फ उसको एब्स्ट्रैक्ट वे में बताते हैं कि ये चीज़ जो है किस तरह से काम करेगी। तो इसी तरह से प्रोग्राम में भी इस तरह से होता है कि वो ये नहीं देखता कि डाटा एक्चुअली किस तरह से स्टोर्ड है, ये चीज़ उसका कंसर्न नहीं है। उसका वो अज्यूम करता है कि हम मुझे डाटा चाहिए, उसको डाटा मिल जाता है एंड दैट्स इट। बस इससे ज़्यादा उसका कोई रोल जो है वो नहीं है। तो इसको भी इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर में जाके डिटेल से देखेंगे। तो ये वो सिस्टम कैटलॉग की एग्जांपल थी जो हमने देखी कि ये मेटा डाटा की एग्जांपल है। ये सारी जो है, ये जो पिछली स्लाइड भी हमने जो है वो देखा है कि ये आप देखेंगे, ये रिलेशन का टेबल है, इसमें रिलेशंस कौन कौन सी हैं, उनमें नंबर ऑफ कॉलम्स के हैं, फिर हर कॉलम की जो है वो उसकी डाटा टाइप क्या है और वो किस टेबल से बिलोंग करता है। इसमें ये भी हो सकता है कि उस पर कंस्ट्रेंट कौन कौन से हैं, वो भी जो है वो भी यहाँ पे बताए जा सकते हैं। वो सब चीज़ें भी जो यहाँ पे आ सकती हैं। अच्छा, उसके बाद है कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन है। ये एब्स्ट्रैक्शन की मैं अभी आपको बात कर रहा था कि इसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट लेवल्स हमने डिफाइन किए हैं। अभी उन लेवल्स को भी हम देखते हैं। बेसिकली 3 लेवल जो है ना वो होते हैं। एक को हम कहते हैं कि जी एक्सटर्नल लेवल है, और फिर इसके बाद एक इंटरनल लेवल होता है, और उसके बाद एक दरमियान में होता है कंसेप्चुअल लेवल होता है। तो एक्चुअली इसका इन 3 लेवल्स का पर्पस ये है कि हमने एक तरह की इंडिपेंडेंस क्रिएट करनी है। यानी कि जो एक्सटर्नल लेवल है ना, इसका मतलब ये है कि यूज़र होगा यहाँ पे। तो इंटरनल लेवल का मतलब ये है कि डाटा एक्चुअली जो स्टोर हो रहा है कंप्यूटर में किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, किस तरह से स्टोर हो रहा है। तो हमने एक्चुअली क्या किया है कि यूज़र को हमने इंडिपेंडेंट किया है, या हमने उसको जो है वो हमने इस चीज़ से कहा है कि उसका कंसर्न नहीं है कि डाटा इंटरनली किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, इससे उसका कोई कंसर्न नहीं है। आपने ये नहीं कि कभी जी बेटा, कोई क्वेश्चन है? तो इसमें यह है कि जो हम इस तरह से करते हैं कि जो यूज़र है उसका कंसर्न नहीं होता। आपने बहुत दफ़ा जो है वो कोई डेटाबेस एप्लीकेशन यूज़ की होगी, लेकिन आपको कभी इस चीज़ से कंसर्न नहीं होगा कि वो डाटा जो है वो इंटरनली किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, या इंटरनली हम उसको कैसे उसको जो है रिप्रेजेंट करें। इस चीज़ से आपका कोई कंसर्न जो है वो नहीं है। तो ये हम किस तरह से इसको हम किस तरह से अचीव करते हैं, इस सारे कॉन्सेप्ट को एब्स्ट्रैक्शन के जरिए। हम उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, जो हम उसे कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ को आप सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं विदाउट डिस्क्राइबिंग कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी। अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखा कि जी एक टेबल है, हमने जो है ना वो एक देखा है जी दिस इज अ टेबल, लेकिन अब हमने ये नहीं बताया कि ये टेबल एक्चुअली किस किस फॉर्म में होता है। ये हमने इस चीज़ के बारे में नहीं बताया जी। तो इसको हम कहते हैं, इसको आप कह लें कि हम इसको कहते हैं डेटा मॉडल, या फिर हम इसको कहते हैं कि इसको हम एब्स्ट्रैक्शन, इसको डेटा मॉडल कहते हैं। हमारे पास ये 3 तरह के डेटा मॉडल्स होते हैं। ये अब नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो हम इसको जो है वो हम इसको तो उसके बाद क्या है कि इसको जो है वो हम कहते हैं कि दिस इज से ये 3 तरह के डाटा मॉडल्स होंगे। इनको जो है वो हम इंशाल्लाह इनको डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसका इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तरह की एब्स्ट्रैक्शन का फ़ायदा ये होता है कि हम चीज़ों को डिस्कस कर देते हैं विदाउट हम उनको इन डेप्थ में उनको डिस्कस करने के। हम क्या करते हैं कि हम उनको जो है हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस जो है वो नहीं करते। तो उससे ये होता है कि हमें अननेसेसरी जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें जाने की जो है वो ज़रूरत जो है वो नहीं होती। अच्छा, इसी तरह से इसमें एक और चीज़ होती है कि सपोर्ट फॉर मल्टीपल व्यूज़। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है वर्चुअल टेबल्स में वो होते हैं। वर्चुअल टेबल्स का मतलब ये होता है कि जिस तरह से अभी हमने, एक होता है फिजिकल टेबल, जिस तरह से हमने एक एंटिटी का एक टेबल बनाया तो वो एक फिजिकल टेबल है। वर्चुअल टेबल क्या होगा कि वो क्यूरी के नतीजे में डाटा जो है आपको मिलेगा, और वो डाटा जो है वो एक टेबल से भी हो सकता है और एक से ज़्यादा टेबल से भी हो सकता है। लेकिन उसमें और उसके बाद क्या होता है कि जो व्यूज़ है, ये हर यूज़र के लिए डिफरेंट व्यू जो है वो होगा। ज़रूरी नहीं कि यूज़र को एक ही व्यू मिले, ये डिपेंड करता है कि उसके प्रिविलेज पे। तो वो फिर जो है उस पे जो है वो डिपेंड करेगा कि उसकी कितनी प्रिविलेज है, उस हिसाब से उसको जो है वो डाटा जो है दिखाया जाएगा। तो इसमें जो है डेटाबेस हमें ये चीज़ सपोर्ट करता है कि जो डिफरेंट यूज़र हैं उनको उनके लिए डिफरेंट व्यूज़ हैं,
वो जनरेट किए जा सकते हैं। उनको उनको जो है वो हर यूज़र को उसके प्रिविलेज के मुताबिक उसका जो उसका एक्सेस लेवल जिस तरह उसका डिफाइन हुआ है उसके मुताबिक हम उसको जो है वो हम उसको डाटा जो है दिखाते हैं। तो उसको हम क्या कह देते हैं, हम उसको व्यूज़ जो है वो कह देते हैं। दीज आर नोन एज द व्यूज़। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, शेयरिंग ऑफ डाटा एंड मल्टी यूज़र ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। और इसमें ये जिस तरह से हम पहले भी हमने ये ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग की बात की थी, तो ये क्या करता है कि अलाउइंग अ सेट ऑफ कंकरेंट यूजर टू रिट्रीव फ्रॉम एंड टू अपडेट द डेटाबेस। Concurrency control within the DBMS guarantees that each transaction is correctly executed or aborted. And recovery subsystem ensures each completed transaction has its fact permanently recorded in the database. तो ये 3 पॉइंट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि कॉन्करेंट यूज़र को हम अलाउ कर देते हैं कि वो डाटा को रीड कर सकते हैं या उसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें इसमें कोई कोई ना कोई रूल जो है वो उसमें होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि फ़र्ज़ करें कि एक यूज़र है और वो एक एटीएम से ट्रांजैक्शन कर रहा है और अपने अकाउंट में से वो कुछ अमाउंट जो है वो निकालना चाह रहा है। और अगर यही यूज़र उसी अकाउंट में से कोई और ट्रांजैक्शन करना चाहे, तो उसमें क्या होगा कि उसको उसको लॉक कर दिया जाएगा। उसका जो अकाउंट है वो लॉक हो जाएगा। लॉक होने का मतलब है कि अब इसमें कोई इसको अपडेट इसको जो है वो नहीं कर सकता। तो जितनी देर तक वो ट्रांजैक्शन एक कंप्लीट नहीं हो जाती उस वक्त तक अकाउंट लॉक रहता है। जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, डेटाबेस एक स्टेबल कंडीशन में आता है, वो लॉक जो है वो रिलीज कर दिया जाता है। तो ये हम क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल। अगर हम इस तरह से ना करें तो इसका मतलब ये होगा कि ये पॉसिबल है कि एक यूज़र जो है वो मे बी अपने अकाउंट बैलेंस से ज़्यादा जो है वो अमाउंट उसकी ट्रांजेक्शन जो है वो कर सकता है। तो ये इसका एक होता है। उसके बाद क्या है कि जो रिकवरी सब सिस्टम है इसका क्या पर्पज़ है कि जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है तो उसका उसको फिर हम रोल बैक नहीं कर सकते। रोल बैक उस सूरत में हो सकती है सिर्फ कि अगर वो कंप्लीट ना हुई हो, अबॉर्ट हुई हो, तो उस सूरत में हम उसको जो है वो सिर्फ हम उसको जो है वो करते हैं। अदरवाइज हम उसको जो है वो हम उसको जो है वो अ, उसको जो है वो उसको उसको उस सूरत में फिर हम उसको रोल बैक जो है वो नहीं करते। इसी तरह से हमारे पास होता है OLTP, उसे कहते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। इज अ मेजर पार्ट ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन, अलाउज हंड्रेड्स ऑफ कंकरेंट ट्रांजैक्शन टू एग्जीक्यूट पर सेकंड। तो ये उस सूरत में होता है कि अगर आप जो है वो जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। इसका भी सिनेरियो मैंने आपको बता दिया था कि एक तो एटीएम के जरिए कर सकते हैं। अब तो सारी एटीएम जो है वो इंटरनेट के जरिए लिंक्ड है। तो कोई भी एटीएम इस तरह से नहीं है कि वो डायरेक्टली आप डेटाबेस सर्वर के साथ होती है। वो इंटरनेट के जरिए सब जो है उसी के जरिए जो है वो प्रोसेसिंग सारी हो रही होती है। अच्छा, और जो यूज़र्स हैं, यूज़र्स को जो है वो हम दो दो कैटेगरीज में जो है वो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। उसमें हम कह सकते हैं कि ऐसे हैं जो जिनको हम कहते हैं एक्टर्स ऑन द सीन, और दूसरे हैं वर्कर्स बिहाइंड द सीन। तो एक्टर्स ऑन द सीन बेसिकली ये वो लोग हैं जो कि डेटाबेस के फ्रीक्वेंट यूज़र होते हैं। जो वर्कर्स बिहाइंड द सीन है बेसिकली ये उन ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे होते हैं जो कि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्ड करती हैं, डिज़ाइन करते हैं, उनको बिल्ड करती हैं। तो ये जो एक्टर्स ऑन द सीन है इनका क्या पर्पस होता है? दे एक्चुअली यूज एंड कंट्रोल द डेटाबेस कंटेंट एंड दोज हु डिजाइन डेवलप एंड मेंटेन डेटाबेस एप्लीकेशन। और ये जो वर्कर्स बिहाइंड द सीन होते हैं हु डिजाइन एंड डेवलप द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एंड रिलेटेड टूल्स एंड कंप्यूटर सिस्टम्स ऑपरेटर, उनको हम क्या कहते हैं? दीज आर वर्कर्स बिहाइंड द सीन। इनकी जो डिटेल है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जिसको इसने कह रही एक्टर्स ऑन द सीन के हैं, उसमें हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथराइजिंग एक्सेस टू द डेटाबेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करें। फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग इट्स यूज, एक्वायरिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज, कंट्रोलिंग इट्स यूज एंड मॉनिटरिंग एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। तो ये होता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें एटलीस्ट क्या होता है कि एक उसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसका ये रोल्स हैं वो सारे बता दें। कि बेसिकली ये इसको आप कह सकते हैं कि ये वो पर्सन है जिसने पूरे डीबीएमएस जो डीबीएस सिस्टम है उसको इसने चलाना होता है। एक्चुअली ये वो सारा पर्सन होता है। फिर हमारे पास डिज़ाइनर होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डिफाइन द कंटेंट, द स्ट्रक्चर, द कंस्ट्रेंट्स एंड फंक्शन और ट्रांजैक्शन अगेंस्ट द डेटाबेस। दे मस्ट कम्युनिकेट विद द एंड यूजर एंड अंडरस्टैंड देयर नीड। तो ये वो लोग हैं जो कि डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। जैसे जिस तरह से हम
ना हम देखेंगे कि एक्चुअली आपने 2 कोर्स पढ़ने हैं। अभी तो ये आप डीबी सिस्टम का कोर्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो है वो एक है कोर्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। वो आई थिंक 5th या 6th सेमेस्टर में आपका जो है 5th सेमेस्टर में मेरे ख्याल में आपका एक कोर्स है। इस कोर्स में फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कि आपने ये जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं इनको किस तरह से ये लोग क्या होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है वो लर्न करेंगे। अभी इस कोर्स में मेजर जो आपका काम होगा वो होगा डेटाबेस डिजाइनर का, कि आपने डेटाबेस को डिजाइन किस तरह से करना है, उस चीज को जो है वो आप लर्न करेंगे। फिर हमारे पास ये एंड यूजर्स आ जाते हैं, एंड दे यूज दिस डाटा फॉर क्यूरीज रिपोर्ट्स एंड सम ऑफ देम अपडेट द डेटाबेस कंटेंट। एंड यूजर्स कैन बी कैटेगराइज इनटू दो तरह के होते हैं, कैजुअल यूजर्स एक्सेस डेटाबेस टू कंटिन्यू व्हेन नीडेड, और नाइव और पैरामीट्रिक यूजर्स। दे मेक अप द लार्ज सेक्शन ऑफ द एंड यूजर पॉपुलेशन। और क्या होता है कि दे यूज प्रीवियसली वेल डिफाइंड फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ कैंड ट्रांजेक्शन अगेंस्ट द डेटाबेस। और कैन ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाता है। जिस तरह से आप एटीएम में जाते हैं ना, तो एटीएम में आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको कहता है कि जी कार्ड इंसर्ट करें। कार्ड इंसर्ट करने के बाद कहता है जी पिन दें अपना। पिन ऑथराइज हो जाती है, तो फिर उसके बाद आपके सामने एक मेन्यू आ जाता है। तो आप मेन्यू में से कुछ सेलेक्ट करते हैं कमांड कि क्या करना है, आपने विड्रॉ करना है, जो भी करना है। जब आप वो सिलेक्ट कर लेते हैं फिर वो आपसे जो है वो पूछता है कि आपकी अकाउंट जो टाइप है वो क्या है। आप अपनी अकाउंट टाइप बताते हैं, और फिर आप अमाउंट बताते हैं। मेरे ख्याल में मैं कोई स्टेप आगे पीछे कर गया हूँ। अमाउंट बताते हैं, अकाउंट मेहर में अमाउंट पहले आएगा और अकाउंट टाइप जो है वो बाद में आएगा। और फिर क्या होता है कि फिर वो आपसे पूछता है कि जी आपको जो रिसीट है वो चाहिए कि नहीं चाहिए, इस तरह से। और इन दी एंड क्या होता है कि वो आपको फिर आपको जब सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, दीज आर कैन ट्रांजेक्शन। ये ऑटोमेटिकली चलती हैं, जिस तरह से सिस्टम आपको कहता जा रहा है आप उस तरह से करते हैं, एंड दैट्स इट। वो ट्रांजेक्शन आपकी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, इस तरह से क्या है कि जी users of mobile apps mostly fall in this category. Bank tellers or reservation clerks are parametric users who do this activity for entire shift operation. Social media user post and read information from website. तो ये सारे क्या हैं, these are naive users. इनका एक और खासियत होती है कि इनको जो डेटाबेस की जो टेक्निकल डिटेल्स होती हैं उसके बारे में जो है वो ज़्यादा ज़्यादा इनके उसके बारे में जो है वो इनको नहीं पता होता। तो ये ज़्यादा उसके बारे में जो है वो नहीं जानते, ये सिर्फ उसको सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, दैट्स इट। लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल इनको नहीं पता होती। तो ये जो टेक्निकल यूज़र आप कह सकते हैं कि वो आप कह लें कि वो सोफिस्टिकेटेड यूज़र होते हैं। ये आप कह लें कि जो नाइव यूज़र हैं इससे एक स्टेप आगे होते हैं। इनको डेटाबेस का जो टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा इनको नो हाउ होती है। और ये आप कह लें कि सिर्फ यही डेटाबेस को यूज़ नहीं करते, बल्कि उसमें कोई अगर इन्हांसमेंट या कोई इम्प्रूवमेंट हो तो वो भी ये लोग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। और इनमें कौन कौन होते हैं, दीज इंक्लूड बिजनेस एनालिस्ट, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड अदर थॉरली फेमिलियर विद द सिस्टम कैपेबिलिटीज। Many use tools in the form of software packages that work closely with the stored database. तो फाइनली एक और होते हैं, ये स्टैंड अलोन यूज़र होते हैं। ये आप कह लें कि कोई ऐसा बंदा, जैसे आप आईटी के ग्रेजुएट्स हैं तो आपको ये पता है कि डेटाबेस एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि इसको ये जो है आप इसको खुद भी इसको जो है मतलब खुद भी कोई डेटाबेस एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो कि कोई आपके आपके जो है वो कह लें कि खास पर्पस के लिए जो है वो होगी। तो वो आप खुद से भी जो बना सकते हैं, या फिर ये है कि किसी को बना के दे सकते हैं। कुछ यूज़र जो है वो ऐसे करते हैं कि वो अपना कोई पर्सनल कोई डाटा मेंटेन करने के लिए कोई अगर बना दें, या जैसे देखेंगे कोई टैक्स रिकॉर्ड अपना रखना चाहे और वो साथ साथ जो है ना उसको रिकॉर्ड रखता जाए, तो वो एक तरह की स्टैंड लोन यूज़र जो है वो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है ये एक्टर्स ऑन द सीन है, तो इसमें एक और है जो है, ये तीन तीन पर्सन जो है वो और है। इनको हम कह देते हैं कि सिस्टम एनालिस्ट और एप्लीकेशन डेवलपर हैं। सिस्टम एनालिस्ट का क्या होता है, दे अंडरस्टैंड द यूजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइव एंड सोफिस्टिकेटेड यूजर्स एंड डिजाइन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग कैन ट्रांजेक्शन टू मीट दोज रिक्वायरमेंट्स। Application programmers implement the specification developed by analysts and test and debug them before deployment.
बिजनेस एनालिस्ट क्या करते हैं, देयर इज इंक्रीजिंग नीड फॉर सच पीपल हु कैन एनालाइज वास्ट अमाउंट ऑफ बिजनेस डाटा एंड रियल टाइम डाटा, जिसको कि हम बिग डाटा कहते हैं, और बेटर डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू प्लानिंग एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग। अच्छा, टिपिकली क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें ये दो लोग होते हैं, सिस्टम एनालिस्ट और एप्लीकेशन प्रोग्रामर। आमतौर पे क्या होता है कि ये जो सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है कि ये एक सीनियर प्रोग्रामर होता है, जिसको कि कोई प्रोग्रामिंग का कोई 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो, तो उसको ये करते हैं कि उसको प्रमोट कर देते हैं सिस्टम एनालिस्ट। इस पर्सन के क्या काम होता है कि क्योंकि इसको एक्सपीरियंस होता है, तो ये फिर डेटाबेस डिज़ाइन करने में, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने में जो हेल्प कर सकता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो है ये सिंपल प्रोग्रामर है, जैसे मोस्टली आप में से जो लोग होंगे जैसे ग्रेजुएट होंगे, तो मोस्टली इनको जो जॉब मिलेंगी वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स की मिलेंगी। आपको कहा जाएगा कि डेटाबेस एप्लीकेशन डिज़ाइन कर दें, फ्रंट एंड डिज़ाइन कर दें, या कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिज़ाइन कर दें, उसको डेवलप कर दें, तो यू आर आप जो है ना उस कैटेगरी में आते हैं। दिस इज़ योर कैटेगरी एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स की। अच्छा, ये जो बिजनेस एनालिस्ट हैं ये थोड़ी सी एक फैंसी सी टर्म है। और बिजनेस एनालिस्ट क्या है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो फिर ये होता है कि वो बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करती हैं, खासतौर पे जो बिग डाटा से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। तो उसमें ज़ाहिर सी बात है वो डाटा बहुत वास्ट अमाउंट में होता है, और उसके लिए आपको बहुत बड़े डाटाबेस जो सिस्टम है वो चाहिए जो कि उस डाटा को हैंडल कर सकें। जिस तरह से हमने देखा था कि बिग डाटा हम इसको इसलिए कहते हैं कि जो हमारी ट्रेडिशनल जो टेक्निक्स हैं वो इस डाटाबेस इतने डाटा को हैंडल करने के लिए नाकाफ़ी होती हैं, तो फिर उसके लिए हम कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये लोग आप इस तरह से कह लें कि ज़रा थोड़े से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है इनका। इनका जो है ये सिस्टम एनालिस्ट से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। फिर इनके पास मे बी एडिशनली जो है वो इनके पास कोई डेटा साइंस वगैरह की कोई डिग्रीज भी हो सकती हैं, और ये ताकि जो है ये बिग डाटा को और उसकी एनालिसिस टेक्निक्स को भी जो है वो अंडरस्टैंड उसको जो है वो कर सके। तो ये जो है वो आप कह लें कि दीज आर एक्टर्स ऑन द सीन। तो एक्टर्स जो बिहाइंड द सीन होते हैं उसमें हमारे पास सिस्टम डिज़ाइनर और इम्प्लीमेंटर्स हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया था ये वो लोग हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं कि जो कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो डेवलप करते हैं। तो इनका क्या काम है कि दे डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट डीबीएमएस पैकेजेस इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल्स एंड इंटरफेसेस एंड टेस्ट एंड डिबग देम। द डीबीएमएस मस्ट इंटरफेस विद एप्लीकेशन लैंग्वेज कंपाइलर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट एटसेट्रा। Tool developers हैं, design and implement software system called tools for modeling and designing databases, performance monitoring, prototyping, test data generation, user interface creation, simulation, etc. That facilitate building of applications and allow using database effectively. Operators and maintenance personnel, they manage the actual running and maintenance of database system hardware and software environment. ये जो दो लोग हैं ये तो होते हैं आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिस कंपनी का डेटाबेस है उससे बाहर होते हैं। तो ये जो पर्सन है ये आप कह सकते हैं कि ये उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं। और लेकिन ये है कि इनका आप ये कह सकते हैं कि बहुत इनका प्रोमिनेंट रोल नहीं होता। ये भी हो सकता है कि अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह से हमारी यूनिवर्सिटी है तो उसका अपना डेटाबेस सर्वर नहीं है, हमारा डेटाबेस सर्वर जो है वो कहीं और पड़ा हुआ है, तो उसको उसको हम खुद नहीं मेंटेन कर रहे, वही कंपनी उसको हम पेमेंट कर देते हैं, उसको एनुअली को पेमेंट कर देते हैं, वो ही उसको जो है वो मेंटेन करती है। तो इस तरह ये वो लोग हैं ऑपरेटर्स एंड मेंटेनेंस पर्सन। तो अगर कंपनी खुद अपना डेटाबेस सर्वर मेंटेन करिए तो फिर ये कंपनी के अंदर ही होंगे, अदरवाइज जो है ये बाहर बाहर लोग होंगे। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में यहाँ तक काफ़ी है। जी बेटा। जी सर, जी सर। काफी है। यस सर, काफी है। अब सॉरी, मैं बोल बोल के ना मेरा गला थक जाता है, फिर मुझे गले में जो है ना दर्द शुरू। अगर आपको क्वेश्चन है तो